याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीतकर क्या कहा था। कहा था कि बिहार से गंगा बंगाल जाती है, और फिर कल बंगाल जीतकर प्रधानमंत्री ने बीजेपी का अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश सेट कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश जहां 2 बार से योगी सरकार का रिकॉर्ड है, और तब क्या वहां तीसरी बार भी योगी सरकार बनवाने की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। क्या बंगाल चुनाव के नतीजे से अखिलेश यादव सबक लेंगे? फिर से वही दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय, फिर मोदी मोदी की गूंज, बरसते फूल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय उत्सव। सोमवार शाम ये जलसा बंगाल से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद का है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल, असम, पुडुचेरी भी जीतकर अगला लक्ष्य तय कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। बिहार जीतकर गंगा के बंगाल पहुंचने की बात कही, बंगाल बीजेपी ने जीत लिया। बंगाल जीतकर समाजवादी पार्टी को महिला वोट पर घेरा, तो क्या तीसरी बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश हारेंगे? क्या बंगाल से उठा जीत का भगवा रंग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हैट्रिक लगवा सकता है, जहां ममता सरकार के चौथी बार जीत का सपना संजोकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने की रणनीति अखिलेश यादव नतीजों के कुछ घंटे पहले तक बनाते रहे। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी, और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। लेकिन दीदी न खुद जीत पाई, न दीदी पार्टी को जिता पाई, न दीदी की पार्टी की ज्यादा महिला उम्मीदवार जीत पाई। टीएमसी ने 53 महिला उम्मीदवार उतारी, केवल 14 महिला विधायक टीएमसी के टिकट पर बन पाई। इस तरह महिलाओं के मामले में तृणमूल का रिकॉर्ड 26% ही रहा, जबकि बीजेपी ने 34 महिलाओं को टिकट दिया। 23 महिला उम्मीदवार जीतने में कामयाब रही। बीजेपी का स्ट्राइक रेट महिला उम्मीदवार को लेकर 68% रहा। कांग्रेस ने 40, लेफ्ट के दलों ने 39 और अन्य 221 महिला उम्मीदवार उतरी, लेकिन किसी भी दल की कोई महिला उम्मीदवार जीत नहीं पाई। मतलब साफ है कि महिला वोट की ताकत सीधे बीजेपी के पास दिख रही है। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। राजनीति में 2 एम की चर्चा होती है। एक एम फॉर मुस्लिम वोटर, दूसरा एम फॉर महिला वोटर। तो क्या बंगाल के नतीजे के बाद अब अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्षी नेता ये समझेंगे कि मुस्लिम वोट से ज्यादा महिला वोट सत्ता दिलाती है? अखिलेश यादव की राजनीति के उदाहरण से ही समझाते हैं, जहां यूपी में मुस्लिम वोट 2024 में इंडिया गठबंधन 92% तक पाया, और 2022 में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला था। लेकिन गौर करने वाली बात है, 2024 में जब मुस्लिम वोट के साथ ही महिला वोट भी बढ़ा हुआ विपक्षी गठबंधन पाया, तब जाकर यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा सीट जीत पाई थी। महिला वोट बढ़ने पर ही विपक्ष को यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल पाई थी। इसका सबूत यह भी है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट तो बंपर समाजवादी पार्टी गठबंधन पाया था, तब भी वो सत्ता हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि तब महिला वोट विपक्ष के नहीं बल्कि बीजेपी गठबंधन के पास ज्यादा था। ये 2 आंकड़ों की तुलना बताती है कि केवल मुस्लिम वोट के दम पर किसी की अब राजनीति नहीं चलने वाली। सत्ता मिलेगी जब एम फॉर मुस्लिम नहीं बल्कि एम यानी महिला वोटर साथ होंगे। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया वहां टीएमसी को।
एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। कुछ सवाल आपके सामने रखकर अब खबरदार करते हैं। क्या मुस्लिम वोट से ही अपनी सियासत विपक्ष बचा पा रहा है? क्या बंगाल का मुस्लिम वोट न होता तो बीजेपी 250 पार बंगाल में हो जाती? मुस्लिम वोट न होता तो कांग्रेस असम में 1 सीट जीतती? मुस्लिम वोट न होता तो कांग्रेस लेफ्ट का बंगाल में खाता न खुलता? क्या इन्हीं सवालों से जोड़कर अखिलेश यादव को यूपी में मुस्लिम वोट के भरोसे वाली राजनीति पर एक बार फिर से सोचना होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 80 में 32 विधायक मुस्लिम जीत पाए, 40% मुस्लिम जीते, यानी हर चौथा विधायक मुस्लिम जीता। असम में टीएमसी का इकलौता विधायक अगर कोई जीत पाया तो वो मुस्लिम विधायक है। असम में कांग्रेस के 19 में 18 विधायक जो जीते वो मुस्लिम जीते, यानी 94% मुस्लिम विधायक। बंगाल में लेफ्ट का 1, कांग्रेस के 2, हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर, आईएसएफ की 1 जीत, सब मुस्लिम विधायक हैं। केरलम में कांग्रेस के 63 में 8 मुस्लिम विधायक हैं। बाकी केरलम में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। सबके जो विधायक हैं, सारे विधायक जो ये हैं वो मुस्लिम विधायक हैं। यानी यहां किसी तरह सत्ता केरल में कांग्रेस पाई है या फिर बंगाल असम में किसी तरह राजनीति करने लायक सीट कांग्रेस टीएमसी लेफ्ट जीत पा रहे हैं तो वो केवल मुस्लिम वोट के दम पर हो पा रहा है। लेकिन इससे सीधे सत्ता मिलना अब कठिन हो चुका है। क्या देश में वंशवादी पार्टियों के खिलाफ जनता की ऊब बढ़ती जा रही है? पश्चिम बंगाल में 71 साल की ममता अगर जीतती तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बहुत संभव है और शक्तिशाली हो जाते, मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। असम में कांग्रेस की जीत गौरव गोगोई उनके पिता की तरह मुख्यमंत्री आवास पहुंचा सकती थी। तमिलनाडु में अगर स्टालिन जीतते तो भविष्य में उनके बेटे को राज्य की कमान संभालने का मौका मिल जाता। इन तीनों ही राज्यों में जनता ने परिवारवादी पार्टियों को न केवल नकारा बल्कि स्टालिन और गौरव गोगोई जैसे परिवारवादियों को हार का कड़वा स्वाद चखने को मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या देश में वंशवादी पार्टियों के दिन लदने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी देश के लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी मानते हैं? बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गेछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जिस परिवर्तन की बात कही वो सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ उनकी मुहिम का अगला पड़ाव है। मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। चाहे पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव हो या फिर सुदूर दक्षिण में नए सितारे विजय थलपति का उदय, जनता ने परिवारवादी पार्टियों को नहीं चुना, सत्ता से बाहर करके खबरदार कर दिया। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में
मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। तो क्या तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियों से जनता के मोहभंग ने उनकी सबसे बुरी हार की पटकथा लिखी? ये नौबत तक ला दी कि अब ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक के सामने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती है। वहीं असम में कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना कर रही है। असम के 3 बार मुख्यमंत्री के बेटे गौरव गोगोई अपनी जोरहाट सीट हार गए। सवाल है कि गौरव गोगोई और कांग्रेस की इस हार की वजह असम के 18 से 29 साल के बीच के 1,29,00,000 नौजवान मतदाता हैं, जिन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण के आरोपों में घिरने वाली कांग्रेस से किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल में भी क्या 1,37,00,000 नौजवान मतदाताओं ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ी हार दी। पश्चिम बंगाल में रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा था। सवाल है कि 5,23,000 पहली बार वोट डाल रहे नौजवानों ने क्या ममता से खफा होकर उनके साथ खेला किया? क्या टीएमसी के सिंडिकेट के जरिए मोटी कमाई करने के आरोपों से अभिषेक अपनी बुआ की हार की वजह बने? वो कहाँ है? हाँ है क्या सिंगापुर जा रहा है ना दुबई? जहाँ भी रहे इतना चोरी किया, जेल का पीछे डालने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा। ममता बनर्जी की सरकार में अभिषेक बनर्जी का रुतबा किसी से छिपा नहीं। वो पार्टी में भी ममता के अघोषित उत्तराधिकारी थे, लेकिन तृणमूल की हार के बाद पार्टी के बड़े नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इससे पहले बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अपने सियासी जीवन की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचा चुकी है। वहीं ओडिशा में बीजेपी के हाथों सत्ता से हटने के बाद नवीन पटनायक के सामने पार्टी संभालने की चुनौती है। तेलंगाना में केसीआर के घर में फूट पड़ चुकी है, कैडर बिखराव से जूझ रहा है। वहीं अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर हैं, जो अगर यूपी चुनाव में तीसरी बार हारे तो उनका भी हाल इंडिया गठबंधन के बाकी परिवारवादी दलों की तरह हो सकता है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। वंशवादी पार्टियों का बुरा हाल होने से यूपी में अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ गई है, जिनके परिवार के 5 सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद पहुंचने में कामयाब रहे, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, आजमगढ़ से अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव शामिल हैं। देश की राजनीति को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बुराइयों से हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। हमें राजनीति से भी इन बुराइयों को समाप्त करने का पराक्रम दिखाना ही होगा, इन्हें परास्त करना ही होगा। इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगियों के कमजोर होने से ये टूट सकता है। हालांकि वोट चोरी के नाम पर ये दल साथ आ सकते हैं, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुरानी और परिवारवादी पार्टियों को सत्ता से हटाया, वो ऐसे दलों को खबरदार करने के लिए काफी है। क्या परिवारवाद से आजादी का ये ऐलान है?